बेलिंडा, जो अपने वर्तमान जीवन में एक अजीब से डर से ग्रसित थी। छोड़े जाने का डर उसके दिलो दिमाग पर पूरी तरह से हावी था, जबकि उसके जीवन में कोई भी घटना ऐसी नहीं थी जिसका संबंध उसके इस डर से जुड़ पाता। कोई वजह नहीं थी उसके इस डर की। वो एक मजबूत महिला थी, आर्थिक और मानसिक दोनों ही रूपों में। बेलिंडा कैलिफोर्निया में सिर्फ अपने काम को लेकर सेटल होती है और इसके लिए उसे अपने पहले प्यार स्टुअर्ट को भी छोड़ना पड़ा, तो वो जरा सा भी नहीं हिचकिचाई। दोनों की सगाई टूटने का मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ बेलिंडा की महत्वाकांक्षा थी। वो ईस्ट कोस्ट में भी अपने काम को चला सकती थी, स्टुअर्ट से विवाह करके वहीं सेटल हो सकती थी, और स्टुअर्ट भी यही चाहता था। वो बेलिंडा से बहुत प्यार करता था। उसके जाने के बाद वो लगभग टूट सा गया था। खैर, बेलिंडा ने उसकी एक न सुनी और कैलिफोर्निया आ गई। अब देखे तो उसने खुद स्टुअर्ट को छोड़ा था, ना कि स्टुअर्ट ने उसे। लेकिन छोड़े जाने का डर बेलिंडा को सता रहा था। अब अगर बर्ट की बात करें, उसका दूसरा प्रेमी, उससे भी तो किनारा बेलिंडा ने ही खुद किया था अपनी मर्जी से, क्योंकि ना तो दोनों का स्वभाव एक जैसा था और ना ही बर्ट उसके प्रति वफादार था। बर्ट एक तरह से बेवफा प्रेमी था, इसलिए बेलिंडा को उससे अलग होने का जरा सा भी दुख नहीं था। फिर ऐसा क्या था बेलिंडा के जीवन में जिसकी वजह से वो इतना डर रही थी? इसी बात को जानने के लिए डॉक्टर न्यूटन उसे उसके पिछले जीवन में ले गए। उन्हें लग रहा था कि कहीं न कहीं ये डर उसके पिछले जीवन से ही आया है, और जाहिर सी बात है, जब इस जीवन में इस प्रकार के डर की कोई वजह ही नहीं, तो पुराना ही कोई डर था जो उसके मन में बैठ गया था, जिसे जानना और निकालना दोनों ही ज़रूरी था। 1897 में बेलिंडा एलिजाबेथ नाम की एक नवयुवती थी, जो इंग्लैंड के बाथ के समीप एक बड़े से फार्म में रहा करती थी। अब बेलिंडा, जो कि उस समय में एलिजाबेथ थी, उसका पति स्टैनली विवाह के 5 साल बाद उसे छोड़कर जा रहा था। वो स्टैनली की कोट का सिरा पकड़कर घुटनों के सहारे खड़ी थी और स्टैनली उसे घर के दरवाजे में से घसीटता हुआ ले जा रहा था। उसकी इच्छा दुनिया देखने की थी, इसलिए वो फार्म को एलिजाबेथ को छोड़कर जा रहा था। एलिजाबेथ बार बार अपने पति से प्रार्थना कर रही थी कि वो उसे छोड़कर ना जाए। वो उससे बहुत प्यार करती है और उसे यहाँ पर हर तरह से खुश रखेगी, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देगी। उसका इस प्रकार उसके कोट को पकड़ने और हाल की अगली सीढ़ियों तक घसीटे जाने के कारण उसकी बाहें बहुत दर्द कर रही थीं। लेकिन स्टैनली उसकी एक नहीं सुन रहा था। उसने बताया कि मेरे इस प्रकार जाने का कारण तुम नहीं हो, बल्कि मैं इस स्थान से दुखी हो चुका हूँ। मेरा इस फार्म को छोड़कर शेष दुनिया देखने जाना बहुत ज़रूरी है। मेरा विश्वास करो, दुनिया देखकर मैं वापस लौट आऊँगा। एलिजाबेथ जानती थी कि स्टैनली किसी न किसी रूप में उससे प्यार तो करता है, पर उसकी इस जीवन से भागने की चाहत और बचपन में जो कुछ भी इस बाहरी दुनिया के बारे में उसने देख सुन रखा था, उन सब ने उस वक्त उस पर कब्जा कर रखा था। इतना बताते बताते वो कांपने लगती है। खैर, डॉक्टर न्यूटन उसके मनोभाव को समझते हैं, उसे दिलासा देते हैं, और फिर जब वो थोड़ा शांत होती है तो अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। अब क्या चल रहा है इस पर एलिजाबेथ बताती है, लगभग सब खत्म सा हो गया है। अब मैं उसे और देर तक पकड़े नहीं रख सकती। मेरी बाहें कमज़ोर जो हैं, ये बेहद दुख रही हैं। मैं बाकी सीढ़ियों पर से लुढ़क कर नौकरों के सामने जा गिरती हूँ, पर मुझे कोई चिंता नहीं। स्टैनली अपने घोड़े पर सवार होकर दूर जा रहा है और मैं निसहाय सी उसे देख रही हूँ। डॉक्टर न्यूटन ने उससे पूछा, क्या तुमने फिर कभी उसे देखा था? नहीं, बस मुझे इतना पता है कि वह अफ्रीका चला गया था। ऐसे में तुम अपना गुजारा कैसे चला रही हो? इस पर माध्यम ने बताया, वह जागीर तो मेरे नाम कर ही गया था, पर मैं उसकी ठीक से देखभाल नहीं कर पा रही हूँ। मैंने ज़्यादातर नौकरों चाकरों की छुट्टी कर दी है। इस वक्त हमारे पास नाम मात्र के पशु हैं और मैं बड़ी कठिनाई से निर्वाह कर पा रही हूँ। मगर मैं फर्म को नहीं छोड़ सकती। मुझे तो उसका इंतज़ार करना ही पड़ेगा। शायद वह आखिर में मेरे पास लौट आने का निर्णय ले ही ले।
चलो ठीक है, मगर अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन के आखिरी दिनों के बारे में बताओ। वह कौन सा वर्ष था और किस प्रकार की परिस्थितियाँ तुम्हें मजबूर कर उस दिन तक लाई थी? वह साल था 1919 का। मैं 52 वर्ष की थी और इन्फ्लुएंजा से मर रही हूँ। पिछले कुछ सप्ताहों से मैं इस अवस्था का जरा भी प्रतिरोध नहीं कर रही हूँ, क्योंकि किसी प्रकार जीवन चल रहा है। मेरा यह एकाकीपन और दुख, फार्म को बनाए रखने की जद्दोजहद, मेरा दिल टूट सा चुका है। अब डॉक्टर न्यूटन एलिजाबेथ को उसकी मौत के दृश्य में ले जाते हैं। उनका प्रयास था कि वो रोशनी में आ जाए, मगर उनकी सारी कोशिश बेकार जाती है। वो फार्म में ही दबी रहती है। जल्द ही उन्हें पता चल जाता है कि एलिजाबेथ, जो कि एक युवा आत्मा थी, वो प्रेत बनने जा रही है। वो भूलोक के सूक्ष्म धरातल को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो फार्म पर ही स्टैनली का इंतज़ार करना चाहती थी। पिछले 22 सालों से वो स्टैनली का इंतज़ार कर रही थी, और अब मृत्यु के बाद भी उसके मन में कहीं न कहीं ये था कि स्टैनली एक दिन ज़रूर आएगा। और यही वजह थी कि वो अपने फार्म और पुश्तैनी घर में विलाप करती हुई मडराती रहती है। वो चाहती तो अपने ऊर्जा तरंगों से स्टैनली का पता लगा सकती थी, पर वो एक युवा आत्मा थी। उसने अभी तक धरती पर ज़्यादा जन्म नहीं लिए थे, इसलिए उसके पास कोई खास अनुभव ही नहीं था। उसे इस बात का डर भी सता रहा था कि कहीं कोई खरीदार उसके घर, उसके फार्म पर कब्जा न कर ले। इसलिए जब भी कोई खरीदार आता, वो उसे डराकर भगा देती थी। धीरे धीरे वो जायदाद प्रेत बाधा ग्रस्त मानी जाने लगी। अब डॉक्टर न्यूटन ने उससे पूछा कि और कितने वर्षों तक स्टैनली की राह तकोगी? इस पर उसका जवाब था, बस केवल 4 साल और। क्या तुम्हें यह अवधि अपने लिए लंबी नहीं लगती? यह तो कुछ भी नहीं है, मात्र कुछ और सप्ताह भर। मैं रोऊंगी, अपने दुख का मातम मनाऊंगी। मैं बेबस हूँ। मैं जानती हूँ कि यह लोगों में भय उत्पन्न करता है, विशेषकर जब मैं चीज़ों को फेंकती हूँ। मगर जिन लोगों ने तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दी है, उन्हें तुम डराती क्यों हो? मेरे साथ जो कुछ भी बीता है, उसके प्रति अपनी नाराज़गी व्यक्त करती हूँ। क्या तुमने कभी सोचा है कि इन सब का अंत कैसा होगा? मुझे बुलाया जा रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि तुमने इस दुखी अवस्था से मुक्ति मांगी है। कह सकते हो, मगर वास्तव में नहीं। एक प्रकार से वह जानता है कि मैं चलने को तैयार हूँ। वह आकर मुझसे कहता है, क्या अब भी कोई कमी रह गई है? अब डॉक्टर न्यूटन उससे पूछते हैं, यह सब तुमसे कौन कहता है? इस पर माध्यम का जवाब था, गुम हो जाने वाली आत्माओं का मुक्तिदाता मुझे आवाज़ देता है, और मैं उसके साथ भूलोक से दूर जाती हूँ। बीच में हम जरा सा रुककर बातें भी करते हैं। बस ये बताओ कि क्या वह तुम्हारी आत्मिक मार्गदर्शक है? नहीं, हम तो मेरे मार्गदर्शक का इंतज़ार कर रहे हैं। यह आत्मा तो डोनी की है, जो मेरी जैसी आत्माओं की रक्षा करता है। वही उसका काम भी है। अच्छा, वह डोनी दिखने में कैसा है और तुमसे क्या कहता है? इस पर माध्यम हंसती हुई जवाब देती है, वह किसी ठिगने बोने जैसा लगता है। उसका चेहरा झुर्रीदार है और वह ऊंचा हैट पहनता है जो पिच का है, और जब वह मुझसे बातें करता है तो उसकी दाढ़ी हिलती है। वह मुझसे कहता है कि यदि मैं अभी और ठहरना चाहती हूँ तो रह सकती हूँ, किंतु क्या अपने घर लौट जाने में क्या ज़्यादा खुशी नहीं मिलेगी? और साथ ही वहाँ स्टैनली से भी मैं मिल पाऊँगी। वह इतना हंसोड़ है कि मुझे हंसने पर मजबूर कर देता है, मगर साथ ही वह शालीन और बुद्धिमान भी है। वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक मनोहारी स्थान की ओर ले जा रहा है, जहाँ हम और भी बातें करेंगे। उस स्थान के बारे में कुछ बताओगी क्या? देखिए, यह स्थान मेरी जैसी आत्माओं के लिए मातम मनाने का स्थान है। यह फूलों से सजा घास का खूबसूरत मैदान है,
डोनी मुझे आनंदमग्न होने के लिए कह रहा है और साथ ही मेरी ऊर्जा को प्यार व खुशी से अनुप्राणित भी कर रहा है। मेरे मन का शुद्धिकरण भी कर रहा है। वह मुझे रंग बिरंगे फूलों के साथ बच्चों की भांति खेलने दे रहा है और साथ ही ये भी कह रहा है कि मैं तितलियों का पीछा करूं, जबकि वह खुद धूप में बैठा आराम कर रहा है। लेकिन तुम कब तक तितलियों के पीछे भागती रहोगी? जब तक मैं चाहूँगी तब तक इस तरह खेलती रहूँगी। लेकिन क्या इस दौरान डोनी तुमसे स्टेनली और प्रेतात्मा के रूप में तुम्हारे व्यवहार के बारे में बात कर रहा है? इस पर माध्यम का जवाब था, वह ऐसा कतई नहीं कर रहा है। वो टिसिन नहीं है, अब टिसिन माध्यम की मार्गदर्शक का नाम है। वो आगे बताती है, यह तो मेरे आराम का वक्त है, ये सवाल तो बाद में उभरेंगे। डोनी कभी भी डांटता डपटता नहीं है। उसका चेहरा तो दयालुता व प्यार की प्रतिमूर्ति है। वह तो मुझे खेलने के लिए प्रोत्साहन दे रहा है। उसकी जिम्मेदारी तो मन की शुद्धि में मेरी सहायता कर मेरी आत्मा को वापस स्वस्थ बनाना है। खैर, एलिजाबेथ की ऊर्जा की कायाकल्प के बाद डोनी उसे उसकी मार्गदर्शक टिसिन के पास पहुंचा देता है। इसके बाद उसकी मार्गदर्शक उसे लेकर आत्मालोक पहुंचती है, जहां पर एलिजाबेथ की प्रारंभिक मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू होती है। शुरुआत में उसने बताया कि एक परित्यक्ता पत्नी के रूप में उसका जीवन अर्थहीन हो गया था। जाहिर सी बात है, एलिजाबेथ की ज़िंदगी का ज़्यादातर भाग कष्टों में जकड़ गया था और ना तो वो स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल पाई थी और ना ही बदलाव को स्वीकार कर पाई थी। टिसेन ने उसे महसूस कराया कि ये सबक बेकार नहीं गया था, बल्कि आज की वेलिंडा आत्मनिर्भर है और कमाऊ भी। स्टेनली ही आज का स्टुअर्ड है। स्टेनली ने एलिजाबेथ के ऊपर जो जुल्म किए थे, अब वो भावनात्मक पीड़ा उसे खुद अनुभव करनी थी और एलिजाबेथ भी तो अपने जीवन के बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाई थी, जिस कारण उसे अंत में जाकर प्रेत बनना पड़ा। बेलिंडा के रोमांच और जीवन के नए अवसरों की खोज के लिए अपना शहर, मित्र व परिवार छोड़कर जाने के फैसले से स्टुअर्ट भी परित्यक्त महसूस कर रहा था। अब अगर देखा जाए तो स्टेनली ने उसे चोट पहुंचाने के उद्देश्य से छोड़ा नहीं था, बल्कि जैसे आज बेलिंडा आज़ादी चाहती थी, वैसे ही उस समय स्टेनली भी स्वतंत्रता चाहता था। बेलिंडा में अभी भी एलिजाबेथ के रूप में बचे हुए दुख की कुछ मात्रा शेष थी। वो छोड़े जाने का डर इस जीवन में भी उसे अभी तक सता रहा था, जिसे बेलिंडा अब अच्छी तरह से समझ चुकी थी। खैर, अब बेलिंडा और स्टुअर्ट का रिश्ता तो समझ में आ गया, पर बर्ट के साथ उसका संबंध थोड़े समय के लिए क्यों बन गया था? आखिर बर्ट के साथ उसका क्या रिश्ता था? तो इसका जवाब ये है कि वो एक प्रकार की परीक्षा थी। वास्तव में बर्ट भी उसी के आत्मिक समूह का एक सदस्य था, जिसने बेलिंडा में एलिजाबेथ के आत्मिक स्मृतियों को जागृत करने की जिम्मेदारी ली थी, ताकि ये पता चल सके कि बेलिंडा ने टूटे दिल की भावनात्मक दर्द को सहन करना सीखा भी या नहीं। यानी कर्म की तलवार दोधारी होती है, जो दो तरफा वार करती है। एक तरफ जहां स्टुअर्ट के साथ उसका कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ बर्ट के द्वारा उसे फिर से उसी दर्द में डालकर ये परखा जा रहा था कि उसने अपने सीख को कहाँ तक आत्मसात किया है। अगर एक तरह से देखें तो अपनी भावनात्मक पीड़ा पर विजय हासिल करना ही बेलिंडा के जीवन की सीख थी। अब जर्नी ऑफ सोल्स की सीरीज़ में हमने समानांतर जिंदगियों के बारे में जाना था, जहाँ एक आत्मा अपनी आत्मिक ऊर्जा को दो अलग अलग भागों में बांटकर दो जिंदगियाँ जीती है। पर क्या आत्मा का भी दोहरापन हो सकता है? यानी एक आत्मा एक ही समय में प्रेत और भौतिक शरीर दोनों ही रूपों में विद्यमान हो? ये तो ठीक वैसे ही है ना, जैसे खुद के सामने खुद का ही प्रेत देखना। चलिए, इसके बारे में हम अगली कड़ी में जानेंगे।